पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है, बल्कि यह निरंतर परिवर्तनशील है। महाद्वीपों की स्थिति, महासागरों का विस्तार, संकुचन, पर्वतों की उत्पत्ति तथा भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधियां इस गतिशीलता का परिणाम है। इन सभी प्रक्रियाओं को समझने वाले सबसे स्वीकृत और आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, जिसने पैलियोज्योग्राफी को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। अब देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और पैलियोग्राफी। महाद्वीपों की भूतकालीन स्थिति का निर्धारण। प्लेट गति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीप कभी पैंजिया नामक एक विशाल भूभाग का हिस्सा थे। यह पैलियोग्राफिक मानचित्रों के निर्माण में सहायक है। सेकंड पॉइंट है महासागरों की उत्पत्ति और विकास। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के माध्यम से अटलांटिक महासागर का विकास समझाया गया है। इससे प्राचीन समुद्रों के विस्तार, संकुचन का ज्ञान मिलता है। पर्वत निर्माण की व्याख्या। हिमालय का निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। यह पैलियोग्राफिक परिदृश्य के विकास को समझाने में सहायक है। फोर्थ पॉइंट है पैलियो जलवायु की व्याख्या। प्लेट की स्थिति बदलने से जलवायु क्षेत्र भी परिवर्तित हुए। उदाहरण के लिए भारत का ध्रुवीय क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर खिसकना। पॉइंट है जीवाश्म वितरण का स्पष्टीकरण। समान जीवाश्मों का अलग अलग महाद्वीपों पर पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक्स से स्पष्ट होता है। यह पैलियोग्राफिक परिमाणों का महत्वपूर्ण आधार है। महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है महाद्वीपीय विस्थापन या फिर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। यह सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। एल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के जलवायु शास्त्री थे। सन 1912 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड परस्पर एक साथ जुड़े थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर का विस्तार था, जिसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। उनके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था। कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होकर त्रियासिक युग तक पैंजिया का विभाजन हुआ, अर्थात पैंजिया दो भागों में बंट गया। इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लारेसिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इन दोनों स्थलीय भाग के बीच एक उथला सागर बना, जिसे तैथिस सागर कहते हैं। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाह के कारण हिंद महासागर बना। पहले एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था, जिसे पैंजिया और पैंथालासा नाम दिया। फिर जो पैंजिया था वो दो हिस्सों में बढ़ गया, लारेसिया जिसे अंगारा लैंड कहा गया और गोंडवाना लैंड, और उनके बीच में एक तैथिस सागर बना। फिर उसके बाद जो गोंडवाना और अंगारा लैंड थे वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए, इससे आज का विश्व का मानचित्र बना। अंगारा लैंड लारेसिया टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बना। दोनों अमेरिका के
पश्चिम की ओर प्रवाह होने के कारण वहां पे अटलांटिक महासागर बना। पैंजिया तथा पैंथालासा का अवशिष्ट भाग आज आर्कटिक तथा प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद है। फिर इसमें दूसरा सिद्धांत आता है आर्थर होम्स का संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत ने मेंटल संवहन धाराओं की संभावना के बारे में बात की। मेंटल में रेडियोधर्मी तत्व थर्मल भिन्नताओं का कारण बनता है जो इन धाराओं को उत्पन्न करते हैं। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। संवहन एक गर्मी हस्तांतरण प्रक्रिया है। संवहन धारा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है, जिसे संवहन गर्मी हस्तांतरण के रूप में भी जाना जाता है। ठोसों में संवहन धारा नहीं हो सकती। संवहन करंट थ्योरी सी फ्लोर स्पीडिंग थ्योरी की आत्मा है। इस सिद्धांत के अनुसार मेंटल में रेडियोधर्मी रसायनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक गर्मी बचने का रास्ता खोजती है और संवहन धाराओं को मेंटल में उभारने का कारण बनती है। अब सारी संवहन धाराएं क्रिस्टल ब्लॉकों को विपरीत दिशाओं में एक दूसरे से दूर खींचती हैं, जिससे समुद्र और महासागर बनते हैं। पूर्वी अफ्रीका की झील प्रणाली, मध्य अटलांटिक कटक आदि इसका उदाहरण है। अवसारी संवहन धाराएं क्रिस्टल क्षेत्र में अवतलन उत्पन्न करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूश्रृंखलाएं और समुद्र बंद हो जाते हैं, जैसे द्वीप चाप, पहाड़ी और अन्य सुविधाओं का निर्माण होता है। संवहन धाराएं मेंटल की पिघली हुई चट्टानों से गुजरती हैं। अब जो संवहन धारा सिद्धांत है उसके संवहन धारा सिद्धांत की आलोचनाएं। संवहनी धारा रेडियोधर्मिता पर आधारित है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर सवाल किया है कि क्या रेडियोधर्मी तत्वों की इतनी उपलब्धता है। यदि गर्मी अपर्याप्त है तो संवहन धारा नहीं बन सकती, और इसलिए सिद्धांत का पूरा तंत्र और कार्य असंभव हो जाएगा। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि बढ़ती धाराएं अपनी गर्मी को क्रस्ट में संघनित करती है। इस प्रक्रिया में गर्मी का नुकसान भी होता है, जिससे धाराएं कमजोर हो सकती हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट के नीचे थर्मल संवहन धाराओं का क्षैतिज प्रभाव भी एक संदिग्ध घटना है। यदि संवहन धाराओं का अपसाइडिंग गति क्षैतिज रूप से प्रभावित नहीं हो सकती है तो अवरोही स्तंभ मजबूत नहीं होगा और पर्वत विकास नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे संवहन धारा सिद्धांत। यहाँ से नीचे से रेडियोधर्मी तत्व आ रहे हैं और जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसे तोड़ते हुए बाहर जा रहे हैं, और